जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की सारी कमाई जोड़कर एक जमीन खरीदी, एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी रजिस्ट्री कराई, टैक्स भर दिया, सब कुछ कानूनी तरीके से किया। लेकिन कुछ महीने बाद कोई और आता है और कहता है कि ये जमीन मेरी है और उसके पास भी पूरे कागजात हैं। अब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाते हैं, सालों तक लड़ाई लड़ते हैं, वो भी उस जमीन के लिए जो आपकी अपनी है। डरावना है ना? तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में कहा है कि भारत में प्रॉपर्टी खरीदना ट्रॉमेटिक यानी वाकई में तकलीफदेह हो गया है। और पहली बार कोर्ट ने सुझाया है कि जो लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाए। हाँ, वही ब्लॉकचेन जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। अब भारत में जमीन और मकान के रिकॉर्ड को सुरक्षित बनाने में काम आ सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दे दिया है सरकार को। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक फैसले को समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा आपको क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ये कैसे हमारी जिंदगी बदलने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप का कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए बात करते हैं मामले की पृष्ठभूमि की। केस का नाम है, मामले का नाम है समी उल्लाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2025। केस का नाम याद रख लीजिएगा, समी उल्लाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2025। कोशिश करूंगा कि इस फैसले की जो ऑफिशियल कॉपी है आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूं या पिंड कमेंट में प्रोवाइड कर दूं, आप देख लीजिएगा उसे। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने यह फैसले पर सुनवाई की और इसमें भारत के जो भूमि रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उस पर गहरी टिप्पणी की, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर बहुत स्ट्रांग टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जो हमारा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी सिस्टम है अभी भी ब्रिटिश जमाने के कानूनों पर चल रहा है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम हो गया जो 1882 का। दूसरा है इंडियन स्टैंप एक्ट जो 1899 का है, और तीसरा है रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 का है। ये कानून 100 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं और अब तक समय के हिसाब से इनमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुए हैं और आज की तारीख के अंदर 2025 के हिसाब से ये अप्रासंगिक हो चुके हैं, यानी कि इररेलेवेंट हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इन पुराने कानूनों की वजह से आज भी जो ओनरशिप है और रजिस्ट्रेशन में फर्क बना हुआ है। ओनरशिप अलग है और रजिस्ट्रेशन अलग है। अब बात करते हैं समस्या क्या है, असली समस्या को समझते हैं। ये फर्क क्या है, ओनरशिप और रजिस्ट्रेशन के बीच में क्या फर्क है, इसको समझते हैं। आपको क्या लगता है कि अब वो जमीन आपकी हो गई जिसके नाम पे, जिस प्रॉपर्टी की आपके नाम पे रजिस्ट्री हो गई? लेकिन कानून के हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में सिर्फ डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने की बात है, ओनरशिप की नहीं है। यानी रजिस्ट्री सिर्फ एक रिकॉर्ड है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, पर यह इस बात की गारंटी नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति बाद में आकर कोर्ट में आपकी ऑनरशिप को, आपकी जो स्वामित्व है उसको चुनौती दे सकता है। इसलिए किसी भी खरीदार को पहले लंबा टाइटल सर्च करना पड़ता है, 30 साल निकालना पड़ता है, आपको पता होगा 30 साल, 10 साल का रिकॉर्ड निकालते हैं। ये देखकर साबित करना होता है कि जमीन पर मालिकाना हक बिल्कुल साफ है, क्लीन रिकॉर्ड है, तभी फिर वो प्रॉपर्टी आगे खरीदने के लिए बढ़ते हैं। इस मामले के अंदर कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉपर्टी परचेज हैज नॉट बीन इजी, इट इज ट्रॉमेटिक। भारत के अंदर जो प्रॉपर्टी खरीदना है वो आसान नहीं है, तकलीफदेह है, बहुत भारी काम है।
यानी संपत्ति खरीदना आसान नहीं रहा, बिल्कुल तकलीफदेह प्रक्रिया बन चुकी है। और यह मेरी टिप्पणी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है समीउल्लाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2025 के केस के अंदर। अब बात करते हैं समस्या की गहराई को और डिटेल में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर बताया कि भारत में करीब 66% जो सिविल मामले हैं, भारत में जो 66% सिविल मामले हैं वो किसी ना किसी लैंड डिस्प्यूट से, भूमि के विवाद से जुड़े हुए होते हैं। फर्जी दस्तावेज हो, कब्जे, वेरिफिकेशन में देरी हो, या फिर दलालों की भूमिका हो, ब्रोकर्स की भूमिका हो, और हर राज्य में अपना अलग अलग नियम है। इन सब ने जनता का विश्वास हिला ही दिया है। किसी को नो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को म्यूटेशन पेपर चाहिए, तो किसी को रिवेन्यू रिकॉर्ड चाहिए। एक छोटी सी गलती भी कोर्ट केस में बदल जाती है। और चूंकि भूमि जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर राज्य सरकार का अधिकार है, वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है कानून बनाने के लिए, हर राज्य के लिए, इसलिए नियम भी अलग अलग हैं। उत्तराखंड के अलग हैं, दिल्ली के अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, बिहार के अलग है, गुजरात के अलग हैं। और यही से समस्या आ रही है। ये जो पुराना सिस्टम है अब भरोसेमंद नहीं रहा है, इसे पूरी तरह बदलने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। अब बात करते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में। बात करते हैं कि जो सरकारों ने डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर हमारे पास तो अब ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड है, हमारे जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो तो सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, अब फिर दिक्कत क्या है? कोर्ट ने इस पर भी जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है या फिर नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो जैसे भी प्रोग्राम है वो अच्छे हैं, लेकिन अगर मूल रिकॉर्ड ही गलत या फिर अधूरा है तो डिजिटल रिकॉर्ड भी उसी गलती को दोहराएगा। यानी केवल डिजिटाइजेशन काफी नहीं है, जरूरत है टेम्पर प्रूफ सिस्टम की, ऐसा सिस्टम बनाने की जिसके साथ छेड़खानी ना हो सके, जहां रिकॉर्ड बदले ही ना जा सके। अब बात करते हैं उस गेम चेंजर चीज की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है, और यहीं से बात आती है ब्लॉकचेन सिस्टम की, ब्लॉकचेन आइडिया की। अब आपके मन में ये ऑब्वियसली सवाल आने वाला है कि सर ये ब्लॉकचेन क्या है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है एक बार लाइक करके शेयर तो कर दो, और आपका कोई सवाल है वो भी पूछ लो, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी बता दो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दो। ब्लॉकचेन को समझते हैं। अब ये ब्लॉकचेन क्या वाला है? सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। ब्लॉकचेन क्या है? डिजिटल लेजर है, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है, जहां पर हर ट्रांजैक्शन एक बार रिकॉर्ड होने के बाद कभी बदली ही ना जा सके और कभी मिटाई ही ना जा सके। हर एंट्री एक चेन से जुड़ जाती है जो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर होती है। मतलब किसी के पास भी इसे फर्जी बनाने का या तोड़ने का या छेड़ने की ताकत नहीं होती है। कोर्ट ने इस पर कहा कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो लैंड रजिस्ट्रेशन को सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ बना सकती है। इससे किसी भी फर्जी डीड, बैकडेटिंग या फिर फ्रॉड का खतरा खत्म हो जाएगा। और अगर सारे कब्जा, नक्शे, सर्वे डेटा और रिवेन्यू रिकॉर्ड जो हैं वो एक ही ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे तो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ बन जाएगा। मतलब न दौड़ भाड़, न मिडलमैन, न गड़बड़ी, सिर्फ एक क्लिक में मालिक कौन है सब साफ हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाकई भारत में जमीन और प्रॉपर्टी विवाद को खत्म कर सकती है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कोर्ट की डायरेक्शन की, और कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या निर्देश दिए हैं उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर सिर्फ सुझाव ही नहीं दिए हैं बल्कि ठोस कदम भी सुझाए हैं।
कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया है, विधि आयोग को आदेश दिया है कि वो इस पूरे सिस्टम पर एक विस्तृत अध्ययन करे, केंद्र और राज्यों से सलाह मशवरा करे और ब्लॉकचेन आधारित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर एक रिपोर्ट दे। साथ ही भारत सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि वो एक नेशनल टास्क फोर्स बनाए जो सभी राज्यों के साथ मिलकर पुराने कानूनों को आधुनिक बनाए, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम जो 1882 का है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, एविडेंस एक्ट पुराना 1872 का था, खैर अभी 2023 के अंदर नया आ गया है साक्ष्य अधिनियम के रूप में, और उसमें भी अगर कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वो भी सुधार किया जाए, और आईटी एक्ट 2000 का, और उसके साथ साथ जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का है, अगर उसमें भी इस चीज के लिए कोई सुधार करने की जरूरत हो तो वो भी अमेंडमेंट की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है। इसके साथ साथ कोर्ट ने बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स 2008 के रूल 19 को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया है, यानी कि उसको अवैध करार दे दिया है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट की सीमा से बाहर था। अब बात करते हैं कि इस फैसले का क्या असर होने वाला है और ये फैसला अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको भी समझना बहुत जरूरत है। व्हाई दिस जजमेंट इज सो इंपॉर्टेंट। अगर यह सुझाव लागू हो गया तो भारत प्रिजम्प्टिव टाइटल सिस्टम से कंक्लूसिव टाइटल सिस्टम पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर हो गई तो कोई भी व्यक्ति उसके मालिकाना हक पर सवाल उठाया नहीं सकता है, और कोर्ट ने कहा कि हमें साहस के साथ नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए। यानी अब वक्त है कि भारत अपनी 1800 वाली जो सोच है उसको छोड़कर, 1882 का कानून है संपत्ति वाला, उस सोच को छोड़कर आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ओनरशिप सिस्टम अपनाए। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, और कंक्लूजन यही है कि भारत की प्रॉपर्टी लॉ जो है, प्रॉपर्टी कानून जो है, अब भी औपनिवेशिक दौर में फंसी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका रोड मैप दिया है 21st सेंचुरी के हिसाब से, 21वीं शताब्दी के हिसाब से। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसका जो रोड मैप दिया है उसमें क्या बोला है कि ब्लॉकचेन को अपनाया जाए, क्योंकि ब्लॉकचेन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि न्याय और पारदर्शिता का भी भविष्य है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है, क्या सरकार इसे जल्दी लागू कर पाएगी क्या? अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम यहां पर चैनल पर आपके साथ ऐसे ही डिटेल में कानूनी विश्लेषण लेके आते रहते हैं। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं और अपनी मंजिल को जल्द ही पा सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।